नमस्कार। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है और मैं राजकीय कन्या महाविद्यालय लालसोट में सहायक आचार्य के तौर पर भूगोल विषय पढ़ाता हूँ। हमने पिछली कक्षा में राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश एवं अरावली प्रदेश का अध्ययन किया था। आज की क्लास में हम लोग राजस्थान के बाकी बचे 2 भौतिक विभागों का अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम पूर्वी मैदानी प्रदेश का अध्ययन करेंगे। उसके पश्चात हम दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम पूर्वी मैदानी प्रदेश एवं दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश को राजस्थान के मानचित्र में देखते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को इस मानचित्र में साफ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा कि जो अरावली पर्वतमाला है उसके पूर्व वाला भाग क्या कहलाता है? हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश। और पूर्वी मैदानी प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश अब स्थित है। तो आइए सबसे पहले हम लोग पूर्वी मैदानी भाग का या प्रदेश का अध्ययन करते हैं। पूर्वी मैदानी प्रदेश, इस प्रदेश में एक और अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा के मैदानी भाग सम्मिलित किए जाते हैं। तो वहीं दूसरी ओर दक्षिण में स्थित मध्य माही का क्षेत्र भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि पूर्वी मैदानी प्रदेश का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर इस पूरे क्षेत्र में होते हुए मध्य माही के बेशन तक। ठीक है, यह संपूर्ण प्रदेश राज्य के लगभग 23.3% भूभाग पर फैला हुआ है। यह मैदान पश्चिम से पूर्व की ओर 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के द्वारा अलग होता है। इस मैदान के अंतर्गत चंबल बेशन, माही बेशन एवं बनास बेशन को सम्मिलित किया जाता है। इस मैदानी भाग को बेशन प्रदेश कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इसमें चंबल बेशन, बनास बेशन, मध्य माही बेशन इत्यादि पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चंबल बेशन का बारे में जानेंगे, उसके बाद बनास बेशन के बारे में और अंत में मध्य माही बेशन या छप्पन के मैदान के बारे में जानेंगे। चंबल बेशन, इसके अंतर्गत कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर का क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है। चंबल नदी का अधिकांश क्षेत्र बीहड़ युक्त है, क्योंकि चंबल नदी अपने अफवाह क्षेत्र में अवनल का आवर्तन करती है, जिसके कारण जो उत्खात स्थलाकृति बनती है उसे अंग्रेजी में बैडलैंड टोपोग्राफी नाम से जानते हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि चंबल नदी मध्य प्रदेश के जनापाओं की पहाड़ियों से निकलकर राजस्थान में प्रवेश करती है। उसके पश्चात यमुना नदी में मिल जाती है और यह राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम बनास बेशन के बारे में। बनास बेशन यह एक विस्तृत मैदान है जो संपूर्ण बनास नदी का अपवाह क्षेत्र है। इसके विशाल अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत भीलवाड़ा, टोंक, अजमेर, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर जिलों को शामिल किया जाता है। इस संपूर्ण मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ मृदा का जमाव पाया जाता है, जिसके कारण बनास बेशन एक उपजाऊ क्षेत्र है कृषि की दृष्टि से। उसके बाद हम देखते हैं मध्य माही बेशन या माही बेशन। इस बेशन का विस्तार उदयपुर जिले के दक्षिण पूर्व से बांसवाड़ा, डूंगरपुर तथा चित्तौड़गढ़ के दक्षिणी भाग तक है। यह प्रदेश सर्वत्र
समतल ना होकर किस प्रकार से रूप है, असमतल रूप में है, उबड़ खाबड़ रूप में है। यहाँ पर छोटी छोटी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। यह क्षेत्र माही नदी की सहायक नदियों द्वारा सिंचित होता है। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान में प्रवेश करती है तथा मकर रेखा को करक रेखा को 2 बार काटती हुई गुजरात में प्रवेश कर जाती है। इस संपूर्ण क्षेत्र को स्थानीय भाषा में बांगड़ के नाम से जानते हैं या पुकारा जाता है। प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा के मध्य के भाग में यहाँ पर 56 ग्रामों का समूह है, जिसके कारण इस मैदानी भाग को 56 का मैदान भी कहते हैं। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि पूर्वी मैदानी प्रदेश है, उसको 3 नदी बेसिनों के अंतर्गत विभाजित करके हम देखते हैं, चंबल बेसिन, बनास बेसिन और मध्यमाही बेसिन के रूप में। इसके बाद हम आते हैं दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के बारे में जानते हैं। तो राजस्थान का दक्षिण पूर्वी भाग एक पठारी भाग है, जो मध्य प्रदेश में फैले हुए मालवा के पठार का पठार, ठीक है। तो राजस्थान का जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है वो मध्य प्रदेश के मालवा के पठार का ही उत्तरी विस्तार है, जिसे हम हाड़ौती के पठार के नाम से जानते हैं। इस पठारी भाग का विस्तार कोटा, बूंदी, बारा एवं झालावाड़ जिलों में है। इस संपूर्ण क्षेत्र की औसत ऊंचाई 500 मीटर है तथा यहाँ पर अनेक छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, जिनमें मुकंदरा की पहाड़ियाँ, बूंदी की पहाड़ियाँ प्रमुख हैं। ये पहाड़ियाँ अर्धचंद्राकार रूप में विस्तृत हैं। इस पठारी प्रदेश में चंबल एवं इसकी सहायक नदियाँ जैसे परवन, आहू, काली सिंध, पार्वती बहती हैं, ठीक। हाड़ौती पठार सर्वत्र रूप में समतल रूप न होकर कटे फटे रूप में, या ये कहें कि असमतल रूप में विस्तृत है। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश को 5 उप प्रदेशों में विभाजित किया जाता है, जिसमें सबसे पहले है अर्धचंद्राकार श्रेणियाँ, दूसरा है नदी निर्मित मैदान, तीसरा है शाहाबाद उच्च भूमि, चौथा है झालावाड़ का पठार और 5वां और अंत में डगगंगाधर के उच्च क्षेत्र। तो हाड़ौती के पठार पर बूंदी एवं मुकंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? कोटा जिले में है, ठीक है। तो हाड़ौती के पठार पर बूंदी एवं मुकंदरा की पहाड़ियाँ अर्धचंद्राकार रूप में फैली हुई हैं। इसके अलावा बूंदी की पर्वत श्रेणी धौरी पर्वतमाला के रूप में विस्तृत है, जिसकी कुल लंबाई 96 किलोमीटर है, जो उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर फैली हुई हैं। एवं मुकंदरा पर्वत श्रेणी हाड़ौती पठार के मध्य, उत्तर से पश्चिम तथा दक्षिण से पूर्व की ओर लगभग 120 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई हैं। हाड़ौती पठार पर चंबल की अनेक सहायक नदियाँ जैसे पहले मैंने बताया था, काली सिंध, पार्वती, मेज, परवन और इनकी अनेक उप सहायक नदियों ने इस संपूर्ण मैदानी भाग को या संपूर्ण पठारी प्रदेश को एक उपजाऊ मैदान के रूप में निर्मित किया है। इसके अलावा शाहाबाद उच्च भूमि का क्षेत्र बारां जिले के पूर्वी भाग में स्थित है, जो मध्य प्रदेश से लगा हुआ है। इसके बाद है झालावाड़ का पठार। दक्षिणी हाड़ौती पठार क्षेत्र झालावाड़ का पठार है, जो मालवा के पठार का ही उत्तरी भाग है।
इस संपूर्ण पठारी भाग पर काली मृदा का विस्तार पाया जाता है। इसके दक्षिण पश्चिम भाग में, किसके दक्षिण पश्चिम भाग में, झालावाड़ के पठार के दक्षिण पश्चिम भाग में डग की उच्च भूमि है। यह समस्त क्षेत्र सामान्यतः 450 मीटर ऊंचाई का है। तो आज हमने इस वीडियो में देखा कि राजस्थान के जो बाकी बचे हुए ये दो भौतिक भूभाग थे, जिनमें पहला था पूर्वी मैदानी भाग, जिसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है, चंबल बेसन, बनास बेसन एवं मध्यवाही बेसन। इसके अलावा चौथा भूभाग था दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, जो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में अवस्थित है। इसको भी 5 उप प्रदेशों में विभाजित करके देखते हैं, जिसमें अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियाँ, नदी निर्मित मैदान, शाहाबाद उच्च भूमि, झालावाड़ का पठार एवं गंगाधर के उच्च क्षेत्र। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि राजस्थान का, उपरोक्त विवरण का मतलब जो हमने पिछली क्लास में भी जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश एवं अरावली पर्वतीय प्रदेश पढ़ा था, उसको सम्मिलित रूप से हम कह सकते हैं कि उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि राजस्थान क्या भू आकारिक स्वरूप विविधता युक्त है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की समझ में यह टॉपिक आया होगा। धन्यवाद।